आज का हमारा टॉपिक होगा द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। और ये रेवोल्यूशन जो अब होने वाला है, जो क्रांति होने वाला है, वो कब है? 1848 में होने वाला है ना। यहाँ से आप ये जानेंगे कि आखिर यूरोप में किन किन चीज़ों को बदला गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। बदलना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अच्छा, यहाँ पे बार बार एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, लिबरल। लिबरल का मतलब कौन? जो कंजर्वेटिव नहीं है ना, जो कि बदलाव चाहते हैं, वही इसमें यहाँ पे वर्ड किया गया है लिबरल के बारे में, है ना। यानी कि लिबरल का मतलब ऐसे लोग जो कि आज़ादी चाहते हैं यूरोप में। चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। सही बात है। अब कोई भी यदि रिवॉल्ट हो रहा है, यानी कि कोई भी क्रांति यदि हो रहा है, तो क्या वो मूर्ख के हिसाब से होगा? क्या नहीं, उसमें कुछ पढ़े लिखे इंसान का भी होना जरूरी होता, जो कि बार बार उसको गाइड कर सके कि ये करो वो नहीं करो, है ना, क्या गलत है क्या सही है, इस प्रकार से। लेकिन ये जो रेवोल्यूशन हो रहा था, इसका मकसद क्या था, इसका फीचर्स क्या था? ऐसे ही थोड़ी ना कोई लड़ाई कर लेता है, ऐसे नहीं करता है। कोई ना कोई उसका मकसद होता है, कुछ वो चाहता है ना। क्या चाहता था यूरोप का लोग, है ना, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर इसका है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब क्या हुआ इसका? यूरोप देश में कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना। हाँ, पूरे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशन का स्थापना हो, साथ ही साथ नेशनल यूनिफिकेशन के साथ, मतलब कि हर किसी का उसमें सहमति हो, है ना। हर किसी के सहमति से एक यूरोप के लिए क्या बनाया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जिसमें कि पूरा यूरोप काम करेगा, है ना। ये हमारा पहला फीचर्स है। लेकिन इस फीचर्स में कुछ पॉइंट हैं, पढ़ लेते हैं उसको हम लोग। क्या लिखा हुआ देखिए। द पुअर, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट्स। स्टार्विंग पीजेंट्स का मतलब हो गया जिनके पास के खाने तक का पैसा नहीं है, इस प्रकार के किसान लोग। एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज, द एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑल्सो रिवोल्टेड। मतलब कि यूरोप के हर किस्म के लोग, चाहे वो गरीब हो, बेरोजगार हो, चाहे ऐसे किसान हो जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, या फिर वर्कर्स हो, या फिर एजुकेटेड मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, हर कोई इस आंदोलन में भाग ले रहा था। यानी कि इस होप के साथ ये आंदोलन में जा रहा था कि हमारे यूरोप के लिए एक नया संविधान बने, है ना, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने, जो कि पूरे लोगों को साथ में लेके चलेगा। ये सभी प्रकार के लोग यहाँ पे मिले हुए थे, आपस में रिवॉल्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। क्रांति मतलब एक प्रकार से यहाँ पे फैल चुका था। आगे, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification। तो जो भी हमारे मिडिल क्लास के मेनली लोग थे, देखो किसी भी एग्जांपल का, किसी भी कंट्री का एग्जांपल लोगे ना, तो वहाँ पे यदि सबसे ज़्यादा परेशान यदि कोई होता है ना, तो मिडिल क्लास होता है। क्योंकि किसी भी कंट्री में 3 क्लास होता है, पहला सबसे लोअर, मिडिल और हायर। हायर को और सबसे लोअर को कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमारे कंट्री का यदि एग्जाम्पल लिया जाए, मुकेश अंबानी जी क्या हायर क्लास में आते हैं? क्या मुकेश अंबानी जी को कोई प्रॉब्लम है कि पेट्रोल का प्राइस कितना भी हो जाए? कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ेगा, है ना। पेट्रोल का प्राइस 1000 रुपया भी लीटर क्यों ना हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो हो गया हमारा हायर क्लास का लोग। और सबसे नीचे वाला क्लास को ले लो, फॉर एग्जाम्पल जो कचरा चुनता है, रैग पिकर जिसको हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मोची है ना, जो कि कभी मतलब कि जो कि बहुत ही नीचे हैं, है ना। फिर से आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं उन लोगों का, जैसे कोई इंसान है जो कि फॉर एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं जो कि सामान उठाने का काम करता है, लेबर है। क्या उनके लिए पेट्रोल का प्राइस 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, क्या उसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन सभी के पास मोटरसाइकिल तो भाई, मतलब साइकिल तो मुश्किल से होता है, मोटरसाइकिल कहाँ से आएगा, है ना। तो बच जाता है कौन? बच जाता है यहाँ पे मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास को इन सभी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो मिडिल क्लास के जितने भी मेन और वोमेन थे, उस सभी का डिमांड क्या था? सभी का डिमांड ये था कि यूरोप के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, है ना, एक संविधान बने, एक नया नियम कानून बने, जहाँ पे कि हर किसी का सहमति होगा, है ना, हर कोई आपस में बराबर होंगे, इस प्रकार का उनका मानना था। दे डिमांडेड क्रिएशन ऑफ अ न्यू नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। वो क्या चाहते थे? नेशन स्टेट चाहते थे, जिसमें कि हर किसी को इक्वल राइट मिले, वोटिंग राइट मिले, इस प्रकार का। और वो भी किस बेसिस पर? पार्लियामेंट्री बेसिस पर, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर। मतलब पार्लियामेंट्री का मतलब हो गया कि हम अपने लीडर को वोट देकर चुनेंगे और वो हमारे लिए डिसीजन लेंगे, ऐसा ये लोगों का मानना था। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन। मतलब कि ये लोग पूरी तरीके से आज़ादी चाहते थे, किसका? प्रेस का
और एसोसिएशन का, मतलब कि मोटा मोटी आप यहाँ पे कह लीजिए किसी प्रकार का किसी पे भी कोई दबाव नहीं रहेगा इस प्रकार का। कोई डाउट है यहाँ पे समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा पहला। उसके बाद यहाँ पे रोल आता है हमारे सामने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, है ना। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है जानते हैं इसके बारे में? देखा जाए क्या लिखा हुआ है। इन जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ द middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for the all German National Assembly। मतलब कि अब यहाँ पे बात होता है कहाँ का? जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी में जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग थे, मिडिल क्लास में जितने भी लोग थे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े आर्टिसंस हो, है ना, कलाकार लोग हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, बिजनेसमैन हो, उन सभी ने क्या किया? आपस में एकजुट होने का फैसला किया उन्होंने। वो भी कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट एक जगह है, समझ गए। तो जर्मनी के जितने भी छोटे मोटे लोग थे, सभी क्लास, मिडिल क्लास के मेनली, जितने भी छोटे क्लास, मिडिल क्लास में हमारे छोटे बड़े जितने भी लोग थे, वो सभी फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा हुए। और उन्होंने क्या चाहा? फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होने के बाद उन्होंने क्या चाहा? देखिए, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर द ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, यानी कि जर्मनी के जो नेशनल असेंबली थे। अब ये नेशनल असेंबली कौन है? नेशनल असेंबली में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग थे, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि सरकार बनाने में इच्छुक थे। मतलब कि वो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट में आए, है ना, हम नियम कानून को बनाएं अपने देश के लिए। तो ये थे हमारे नेशनल असेंबली। तो उनको क्या करना चाहा? इन लोगों ने वोट देना चाहा कि हम अपने जर्मनी के नेशनल असेंबली वाले लोगों को, जो कि इच्छुक हैं, जो इंटरेस्टेड हैं सरकार को बनाने में, हम उसको वोट देंगे और वो हमारे हित के लिए बात उठाएंगे, है ना। ये इन सभी का सोचना था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। आगे, ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब ये बात है 18 मई 1848 का। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बढ़ रहे थे? धीरे धीरे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर आगे बढ़ रहे थे। मतलब कि ये लोग पूरी तरीके से एक नया गवर्नमेंट बनाने में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड थे, है ना। ये लोग नहीं चाहते थे कि अब हम और ज़्यादा है किसी अंडर में रहे, किसी के अंडर में और ज़्यादा रहे, ये लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे। आगे, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हो गया कि जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको कि जर्मनी के लोगों ने वोट देकर चुना था, वो सभी के सभी कहाँ बढ़ रहे थे? धीरे धीरे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर आगे बढ़ रहे थे। और जब वे लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने क्या किया? एक संविधान को बनाया। लेकिन उस संविधान में किसको बढ़ावा दिया गया था? मोनार्की को दिया गया था। अभी भी डेमोक्रेसी नहीं आया है, समझ रहे बात को? मतलब कि वोटिंग के द्वारा लीडर को चुना तो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं है, मोनार्की वाला सिस्टम है। यहाँ तक समझ में आ गया बात? तो ये था हमारा दूसरा फीचर्स आंदोलन करने का, है ना। देखिए, आपका टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक के नाम को आप हमेशा याद रखिए, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, है ना। तो ये सभी जो अपना क्रांति कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, इनका अलग अलग फीचर्स था। तो पहला फीचर्स में आप समझ लिया, आपने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि संविधान चाहिए था सभी के सहमति से, पहला ये आपने समझ लिया। दूसरा, आपने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में समझ लिया, है ना। जर्मनी के लोग आपस में मिलके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको वोट दे रहे थे, और ये सभी लोग आपस में मिलके जर्मनी में एक नया सरकार बनाने के फिराक में थे, है ना। उन्होंने अपना एक नया संविधान भी बनाया। आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ वोमेन। वोमेन का क्या इशू था जानते हैं इसके बारे में? इन द लिबरल्स मूवमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ वोमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। जब लिबरल लोग, यानी कि जब ये जो आज़ाद लोग थे, जो कि चाहते थे कि यूरोप हमारा आज़ाद हो जाए, एकदम आज़ाद दिमाग के जो आदमी थे, इनके आज़ादी के प्रोसेस में वोमेन का भी हिस्सेदारी बहुत अच्छा खासा है ना। इन्होंने भी हिस्सेदारी, यानी कि इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। आगे, वोमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। जितने भी औरतें थी उनका अपना ही ग्रुप था। मतलब हम लोग अपना एकदम अकेला इधर लड़ाई लड़ेंगे, एकदम हमको किसी का साथ नहीं चाहिए। मतलब साथ तो चाहिए, ऐसा नहीं है, साथ तो चाहिए, लेकिन ये लोग अपना एक अलग ग्रुप बना लिए थे कि हम लोग इधर लड़ रहे हैं, आप उधर लड़िए, है ना। दोनों मिल के यहाँ के सिस्टम को ख़त्म करेंगे। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेक
पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो इन्होंने क्या किया, औरतों ने खास करके न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया, है ना। इसके साथ ही साथ इन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग में, डिमॉन्स्ट्रेशन में, यानी कि आंदोलन में, अलग अलग चीज़ों में इन्होंने भाग लेना शुरू किया। मतलब कि पूरी तरीके से यहाँ की महिलाएं भी जो थी ना, वो पूरी तरीके से एक्टिव थी, आंदोलन कर रही थी वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि भाई आज़ादी तो चाहिए, हर किसी को मिलना पड़ेगा। आगे, डिस्पाइट दिस दे वेयर डिनाइड द राइट टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। लेकिन इतना करने के बावजूद भी उनको वोटिंग राइट अभी भी नहीं मिला था। असेंबली का जब इलेक्शन हुआ था, वो वाला जर्मन का जो 831 मेंबर चुने गए थे, उनमें इनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। मतलब कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जर्मनी के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जब वहाँ पे पहुँचे थे, तो वहाँ पे औरतों का कोई उतना खास रोल नहीं था। मतलब कि आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दिया जा रहा था, ना ही इनको वोटिंग राइट मिला, ना ही इनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कोई हिस्सेदारी मिला, है ना। कोई भी जगह इनको नहीं था, इनके लिए नहीं था खास करके, है ना। और जब इनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये लोग पहुंची थी, तो इनको केवल और केवल एक दर्शक के रूप में बुलाया गया था, लेकिन इनको कोई भी पोस्ट नहीं दिया गया था। महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन फिर भी इनको किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं दिया गया। इनका सबसे बड़ा डिमांड था कि हमको वोटिंग राइट दे दीजिए औरतों को, जो कि मिला नहीं इनको, है ना। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ तक समझ में आ गया बात आपको। चलिए आगे, उसके बाद लास्ट फीचर्स है एबोलिशन ऑफ सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर। इसके बारे में जानते हैं हम लोग, क्या है ये चीज़, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर। इसके बारे में जान लेते हैं क्या लिखा हुआ। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। मतलब कि अब जो वहाँ का मोनार्क लोग थे, जो मोनार्की लोग थे यूरोप के, उनके खिलाफ इतना आंदोलन हो चुका था, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो चुका था कि उनको अस्ता पस्ता के ये लगने लगा था कि इनको जो है ना अलग अलग चीज़ों में छूट दे देना चाहिए, है ना। किसको, लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को। मतलब कि उन सभी लोगों को जो कि आज़ादी चाह रहा था, जो कि रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उनको आज़ादी, मतलब कि उनको कुछ छूट दे देना चाहिए, ऐसा इनको अब लगने लगा था। इनको अब लग रहा था कि अब जो हमारा पावर है वो पूरी तरीके से बचने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाफ बार बार आवाज़ उठ रहा है, ऐसा इनको लग रहा था। आगे, हैंड्स सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वेयर अबॉलिश। और आखिरकार जाके मोनार्की ने क्या किया, वहाँ का जो मोनार्की सिस्टम था, उन्होंने क्या किया, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। ये सर्फडम और बॉन्डेड लेबर थोड़ा सा आपस में कनेक्टेड वर्ड है, दोनों का मिलता जुलता मतलब होता है। मतलब कि जो पहले सिस्टम चलता था ना बंधुआ मजदूर वाला, पहले बंधुआ मजदूर का मतलब ये था कि हम आपसे साइन करवा लेंगे और इतने समय के लिए आप हमारे पास ये काम करेंगे, आपके घर में क्या होगा ना होगा उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। यानी कि आप मेरे लिए काम करेंगे, आप मेरे लिए आप बिक चुके हैं, इस प्रकार का। हाँ, जैसे सामान खरीदते हैं ना, पैसे देते हैं, सामान हमारा हो जाता है, उसी प्रकार से पहले ये सिस्टम चलता था। तो उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत राहत मिला लोगों को, है ना। लोग अपने घर भी आप जा रहे थे, अपने बाल बच्चे से मिल रहे थे, तो ये थोड़ा सा खुशहाली का माहौल यहाँ पे था। तो यहाँ तक में आपने पूरी तरीके से ये समझ लिया कि किस प्रकार से यूरोप के लोगों के बीच में गुस्सा था वहाँ के मोनार्की को लेकर, है ना। वो लोग चाह रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है पूरी तरीके से एक ऐसा सिस्टम बने जहाँ पे कि नया संविधान हो, नया गवर्नमेंट हो। तो उसकी ओर धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ भी रहे थे और बहुत हद तक इनको अचीवमेंट भी मिला था, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि इटली कैसे बना और जर्मनी कैसे बना, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ तक आपका जो टॉपिक था, यहाँ तक आपने पूरी तरीके से समझ लिया कि वहाँ के मोनार्क के खिलाफ, यानी कि यूरोप के शासन के खिलाफ अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन किया गया उसके कमर को तोड़ने के लिए, है ना। और बहुत हद तक वो लोग सफल भी हुए, उनको बहुत हद तक अधिकार भी मिला अलग अलग फील्ड में, है ना। अगले वाले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।